नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचारक समूह में आप सभी का स्वागत है। मैं राधा गुप्ता दिल्ली से इस ग्रुप के फाउंडर श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी और अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम संवाद सत्र अपने आप में विशेष है। इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही नामी ग्रामी प्रोफेसर, प्राध्यापक, मोटिवेटर, मेंटोर, शिक्षक और क्या कहूँ उनके बारे में बहुत ही एक खास व्यक्तित्व आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो दरभंगा बिहार में जन्मे हैं। आईआईटी कानपुर में भौतिक विज्ञानी और प्राध्यापक हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लास 12th एंड 11th इस पुस्तक के रचयिता हैं। 2020 में पद्मश्री से सम्मानित हैं और एक व्यक्ति नहीं पूरी पाठशाला है, एक शिक्षालय है, अनुभवों का भंडार है, एक आदर्श व्यक्ति हैं, आदर्श शिक्षक हैं, आदर्श मेंटोर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर एचसी शर्मा जी के। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आभार करती हूँ कि आज सर ने हमें यहाँ वक्त दिया। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कोशिशों के बाद आज ये संवाद सत्र संभव हो पाया और सर ने हमें वक्त दिया, इसका बहुत बहुत आभार। सर का नाम यूं तो एक जाना पहचाना नाम है, जिस नाम को सिर्फ कहना ही काफी है और उसके बारे में तो दुनिया ही जानती है। मुझे लगता है जो भी व्यक्ति साइंस से जुड़ा हुआ है या जिसने भी 11th-12th में साइंस पढ़ी है, वो सभी जानते हैं सर का नाम। और जो नहीं जानते, वो इस बुक को देखकर जरूर समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि सर के द्वारा निर्मित है। तो आज हमें मौका मिला है सर से बात करने का, सर के बारे में जानने का और उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने का। तो हमारे पास प्रश्नों की बौछार है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी शंकाएं भी हैं। और जैसा कि सर कहते हैं कि जो प्रश्न नहीं कह सकता, वो साइंस तो सीख ही नहीं सकता। तो हम बहुत सारे प्रश्न सर के पास लेकर आए हैं। सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं और उसके बाद जी अपने प्रश्नों की बौछार शुरू करते हैं सर की आज्ञा से। जी बिल्कुल। तो सर, हमारा पहला प्रश्न आपके बचपन से ही शुरू होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सबने सुना भी है कि बचपन में आपका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी। तो एक दरभंगा बिहार के छोटे इलाके में पढ़ने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने कक्षा 6th में सीधा पढ़ाई करना शुरू किया और आज वो आईआईटी कानपुर के बहुत ही फेमस प्राध्यापक हैं, भारत के जाने-माने अध्यापक हैं। तो ये इस सफर में अरुचि से रुचि तक जो चीजें आपको लाई, वो कारण क्या-क्या थे? सर, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, क्या इसका मिठाई से भी कुछ संबंध है? बिल्कुल। तो एक तो जी। पहले मैं इस पर टिप्पणी कर दूं कि मेरा पढ़ाई में मन लगता था, मन नहीं लगता था, यह सत्य नहीं है। मेरा पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता था, लेकिन अंक। पढ़ाई कहते किसको है, इसके डेफिनेशन थोड़े अलग थे। जी। तो पढ़ाई जो होती है, सीखने की बात अगर आप कहें, तो मैंने कभी भी सीखने के अंदर स्कूल में भी, अपने क्लासेस से भी सीखने में कभी कोई कमी नहीं रखी। हाँ, अगर आप परीक्षा में अंक लाने की बात कहेंगे तो हाँ, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल जी। मेरी कोई रुचि नहीं रही है। और ये कथा तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध कथा है कि किस प्रकार से, और मेरी जो माँ थी, जो पढ़ी-लिखी बिल्कुल नहीं थीं, तो जब घर वाले सारे जतन करके हार गए और मुझको परीक्षा के अंदर रुचि न दिला पाए, क्योंकि मेरे को क्लास से ही, स्कूल में जो क्लास होता था उसमें से ही बातें अच्छी लगती थी, समझ आ जाती थी, फिर मुझको किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं जो पढ़ती सीखना थी। होता था मैं क्लास से सीख लेता था, जो पढ़ाई करनी होती थी क्लास से पढ़ाई कर ली। अब वो परीक्षा के लिए किताब पढ़ना, क्योंकि रिवाइज़ करना, साल भर अगर हम कुछ पढ़ते हैं, तो साल भर की चीज़ें तो याद नहीं रहने वाली है परीक्षा के बिल्कुल। लिए। तो उस समय में किताब की ज़रूरत होती है कि लोग किताब पढ़ कर के रिवाइज़ करते हैं, याद करते हैं और फिर वो परीक्षा में जाकर लिखते हैं। उसमें मेरी कतई रुचि नहीं थी, तो इसलिए मैंने किताबें नहीं पढ़ी। क्लास में हुँ। जो शिक्षकों ने जो पढ़ाया मुझे, उससे मैं हमेशा प्रसन्न रहा, बहुत अच्छा रहा और वहीं से मुझको शिक्षक बनने की भी प्रेरणा मिली, उन्हीं क्लासेस से, जिन क्लासेस के अंदर में मेरे अंक नहीं आया करते थे। जी। तो चुनौती थी कि मुझको किताब पढ़ने में भी रुचि जागृत करवाना किसी प्रकार से,
केवल सीखने में रुचि जागृत है, उससे बढ़कर उससे उससे एक कदम हट करके बल्कि और किताब हम्म, पढ़ने में भी रुचि जागृत करवाना ये चुनौती थी और ये मेरे घर के अन्य जो बड़े लोग थे, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया, वो ना करा पाए क्योंकि वो हमें किसी भी तरह से ये संतुष्ट न कर पाए कि नंबरों से भी कुछ होता है। जी। तो मुझे हम लगता था नंबरों का क्या करना है, वो तो संख्याएँ हैं। वो तो संख्याएँ हैं, संख्याएँ इतनी लिखी हों या उतनी लिखी हों ग्रेड कार्ड पे उसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस कारण से वो सब हुआ करता था जो खराब अंक वगैरह। तो उसमें फिर हमारी माँ ने हमारे साथ में ये एक समझिए कि उन्होंने ताना-बाना बुना, जिसमें कि उन्होंने छठ के समय में बिहार में जो छठ होती है, उसके समय जो उसका प्रसाद बनता है ठकुआ, ठकुआ। वो हाँ, अच्छी मात्रा में उन्होंने बना करके और एक शीशे के बर्तन में जो कि पारदर्शी होता है, बाहर से दिखाई पड़ता है, वो अपने कमरे में रख लिया और मेरे साथ उन्होंने ये समझौता किया कि मैं किताब, कॉपी, पेंसिल लेकर के उस कमरे में अगर 1 घंटे बैठूँगा तो मुझे 2 ठकुए मिल जाएँगे। तो इस तरह से वो जाल बिछाया गया और मैंने मैंने जी। पलट कर पूछ भी लिया था कि बैठना है कि पढ़ना भी है? तो हम्म। उन्होंने कन्फर्म किया कि नहीं बैठना ही है, आप पढ़ने का मन होगा तो पढ़ना, नहीं पढ़ने का मन होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1 घंटे लगातार अच्छा, बैठना है। 1 पढ़ने घंटे की कोई लगातार स्ट्रिक्टनेस बैठना नहीं थी। पर हाँ, वो मैंने स्पष्ट कर लिया था कि ये कोई मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो इसलिए हमने ये कन्फर्म किया कि पढ़ना ज़रूरी है जी। इस बीच में या बैठना ज़रूरी है। हाँ। मैंने हम्म। कन्फर्म किया कि नहीं, नहीं पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप आराम से बैठो 1 घंटे पूरे बैठ जाओ, 2 ठकुए ले लो। हम्म। तो मुझे एक उस समय में क्या रहा होगा 13 साल की उम्र रही होगी मेरी। तो उस हम्म। समय मैं इसकी छिपी राजनीति को नहीं समझ पाया और मैंने खुशी-खुशी ये डील स्वीकार कर ली। हम्म। और बैठने के 2-4 मिनट के बाद से ही मन ऊबने लगा क्योंकि करने को कुछ भी नहीं था उस कमरे के अंदर में कुछ जी। भी और नहीं था। दीवारों को हम्म। कितनी देर देखें उन्हीं दीवारों को। वही हम्म। 4 दीवारें हैं, कहीं बल्ब लटक रहा है, तो कहीं ये कोई कैलेंडर लटक रहा है, बस कितनी देर देखें आखिर? तो जी। लिहाज़ा किताब पलट करके पढ़ना मजबूरी हो गई, लेकिन कमिटमेंट चूँकि कर लिया था, तो उसको मैंने समझौता तोड़ा नहीं कि मैं बीच में उठ के भाग जाऊँ। 1 घंटे मैंने पूरे किए और किताब पढ़ के पूरे वहीं किए। पर बैठे हैं। बस इसी तरीके से वो किताब पढ़ने में भी अच्छा ही लगता है, बेकार नहीं लगता है। इसका अभ्यास पड़ा और उसके बाद से किताब पढ़ना शुरू किया और जब से किताब पढ़ना शुरू किया तो अंक अपने आप आए। उसके लिए मुझको कोई जी। मेहनत नहीं की। उसके लिए ना मैंने कभी चिंता की, ना कभी उसके लिए मैंने कोई अतिरिक्त परिश्रम किया, ना दिमाग पे कोई बोझ रखा कि मेरे को कम नंबर आ रहे हैं कि ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। मेरे लिए वो जी। सिर्फ़ संख्याएँ थी, मेरे लिए सिर्फ़ संख्याएँ थी। अब संख्याएँ बड़ी हो गई, जो पहले छोटी-छोटी लिख के आती थी 17, 27, 25 लिख कर के आती थी, 42 लिख के आती थी, वो अचानक से हम्म। बड़ी हो गई, वो 60-65 लिख के आने लग गई, फिर और आगे बढ़े तो और 75 सत 80 लिख के आने लग गई। तो इस तरह से वो यात्रा हम्म। बनी। बहुत ही रुचिकर रही सर आपकी यात्रा। और जी, सर हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं। देवरिया जी, से इंद्र कुमार दीक्षित जी, नमस्कार सर, आपका स्वागत है। और इस ग्रुप के फाउंडर अनिल कुमार त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर जी, आपका भी। तो सर बात करते हैं हम सर, जैसे कि आपने कहा कि आप मार्क्स के पीछे नहीं भागते थे और हमने भी अभी किसी मूवी में भी सुना था कि मार्क्स के पीछे मत भागो, सीखने के पीछे भागो। अगर आपने सीख लिया तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। तो सर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दुनिया तो मार्क्स के पीछे ही भाग रही है। मार्क्स नहीं आते तो मतलब जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी मार्क्स लाने के लिए या मार्क्स किस तरह से लाए जाएँ, उन्हीं टेक्निक से पढ़ाते हैं। तो इन कोचिंग सेंटर्स और अभी जैसे हमारी न्यू पॉलिसी है 2020 में जो आई है, उसमें भी कहा गया है कि 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको कोचिंग सेंटर में ना भेजा जाए। तो इसके बारे में सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो 16 साल का उन्होंने एक बार बेकार ही लगाया है। कोचिंग सेंटर में कभी भी भेजने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए किसी भी नहीं उम्र है। के अंदर में। क्योंकि ये एक तरह की बैसाखी है।
मैं पढ़ के नहीं समझ सकता, क्लास में लेक्चर सुन के नहीं समझ सकता, शिक्षक से बात करके नहीं समझ सकता, तो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट और भी चाहिए। तो ये एक प्रकार का हमें ये एक्स्ट्रा सपोर्ट एक प्रकार से समझो कि हमें पंगु बना रहा है, हमारे पैरों की ताकत को जी, छीन रहा है, छीन रहा है। जी, इसलिए जैसे हम किसी से मदद लेते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम किसी के पास जा करके पूछते हैं कि भाई ये बात मुझे समझ नहीं आई, आप बताओ। करते हैं हम, अभी भी करता हूँ मैं, अभी भी मेरे को कुछ समझ हुँ, नहीं आता तो मैं ढूँढता हूँ कि किससे पूछूँ, तो किसी से पूछते हैं। अभी तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया तो लोग फिर फ़ोन से ही पूछ लेते हैं, उस समय गूगल, तो ऐसा जी, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना तो नहीं था, तो हम लोग नहीं था। किसी-किसी से पूछा करते थे। लेकिन उसके पहले हम अपनी तरफ से प्रयास करके, कई बार प्रयास करके जब असफल होते थे कुछ चीज़ को समझने में, तब हम किसी के पास जाते थे। और कोचिंग का मतलब है जो ऑर्गेनाइज़्ड बड़ी कोचिंग्स हैं, छोटी कोचिंग्स की बात बड़ी नहीं करूँगा। कोचिंग्स। जो बड़ी जी, कोचिंग्स हैं, उनका तो है कि वो आप कुछ भी प्रयास ना करो, हम ही बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या सीखना है और कितने समय में क्या करना है और कितने हज़ार सवाल बिल्कुल, बनाने हैं, कितने जी। 100 फ़ॉर्मूला याद करने हैं। तो वो जो मेरे सोचने की शक्ति है, मेरे समझने की शक्ति है, उसको तो मौका नहीं मिला ना विकसित होने का। वो यूज़ ही नहीं हुई सर। वो यूज़ ही नहीं बिल्कुल। हुआ और अगर आप यूज़ ही नहीं करोगे उन शक्तियों का तो डोरमेंट हो जाएँगी और हुँ, डोरमेंट हो जाएँगे तो फिर आगे आप कुछ भी नहीं सोच पाओगे। और इसी कारण से ये तमाम कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स में से जो भी लोग पास करके जाते हैं, हुँ, उनमें अच्छी खासी सिग्निफिकेंट जो अनुपात है, वो ऐसा है कि वो आईआईटीज़ वगैरह में जाने के बाद वहाँ पर फ्रस्ट्रेट होते हैं, बड़ी संख्या में। हर एक आईआईटी के अंदर में बहुत बड़ा-सा एक काउंसलिंग सेक्शन होता है। बहुत सारे हुँ, साइकियाट्रिस्ट रखे जाते हैं, बहुत सारे काउंसलर्स रखे जाते हैं। अब जिसने इतना जो हाइप बना हुआ है कि जेईई कर लिया, जेईई एडवांस कर लिया, मेंस कर लिया, उसको वो करने के बाद आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद क्यों ज़रूरत पड़नी चाहिए काउंसलर और साइकियाट्रिस्ट की? और उससे भी काम नहीं चलता है लोगों का, बहुत सारे लोग उसमें से डिमोटिवेट होते हैं, बहुत सारे फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत सारे आप समय-समय पर बीच-बीच में सुन लेते हैं इस आईआईटी में एक आत्महत्या हो गई, तो उस आईआईटी में एक बिल्कुल। आत्महत्या हो गई। जी, जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट के हुँ, अंदर भी होने लग गई है, वो भी तो अलग बात है। तो ये सब मिला कर के अपने को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम एक खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जिस प्रकार से हमारे स्कूल सिस्टम पर हमला बोला हुआ है, बच्चों को कहा जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि अब आप अपने रेगुलर स्कूल में मत जाओ, डमी स्कूल पकड़ लो जिसमें कि अटेंडेंस बिल्कुल। जो लोग फेक अटेंडेंस बना दी जाएगी, जो भी बोर्ड की हुँ, रिक्वायरमेंट अगर होगी तो फेक टेस्ट हो जाएँगे। तो हमारे एथिक्स को खराब किया जा रहा है, हमारे संस्कारों को खराब किया जा रहा है, हमें परावलंबी बनाया जा रहा है, हमारे अपने सोचने की क्षमता को खत्म किया जा रहा है। किया जा रहा स्कूल है। सिस्टम जो है वो अब वो चूँकि कोचिंग के वो वाले लोग और नीचे घुस गए हैं 11वीं 12वीं से भी, तो 9वीं से, छठी से, 8वीं से और जो एक स्कूल के माहौल के अंदर में एक जो तरह-तरह की क्षमताओं का विकास होता है, फ़ॉर्मूले इक्वेशंस के अलावा बच्चों के साथ में लड़ाई झगड़े करते हैं हम, बच्चों के साथ में हँसते-बोलते हैं हम, किसी को कुछ दुःख कोई गिर जाता है तो उसको उठाते हैं हम। स्कूल के अंदर में शिक्षक का और इसका शिक्षार्थी का जो एक संवाद होता है, जो उसके संबंध बनते हैं सालों-साल एक स्कूल में बच्चा अगर एडमिशन लेता है छठी क्लास में, 5वीं क्लास में, चौथी क्लास में, 12वीं क्लास तक रहता है, तो वो जो एक परिवार बनता है वहाँ से जो सीखने को वहाँ से मिलता है, वो लाइफ स्किल सीखने को मिलती हैं, उन सबको बंद करके उन सबको बंद बिल्कुल, कर अपने खेल-कूद, एक्सरसाइज़ के टाइम को कट करके, ज़ीरो बना करके और वो किताब और कॉपी के अंदर में और या टैबलेट के अंदर में और कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर में उनको घंटों 10-10, 12-12 घंटे उनको लगाना, उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। तो ये बड़ी अलग-अलग किस्म के खतरे हैं। तो जैसे हम लोग किसी अब नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहीं किसी से जाके पूछें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हमें मुझे पहले पता तो चले ना कि हमने समझा नहीं, क्यों नहीं समझा हमने? हमने क्यों नहीं समझा? हमने कोशिश की कि नहीं की? बिना कोशिश किए हुए हम बिल्कुल। मदद माँगने चले जाते हैं।
तो ये सब बड़ी गंभीर समस्याएँ हैं कोचिंग के और इस बारे पूरे वर्ल्ड के। सही बात है सर। सर लेकिन ऐसा भी होता है ना कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन या तो स्कूल में उन्हें शिक्षक उस हिसाब से नहीं मिलते हैं कि जो उन्हें ढंग से पढ़ाएँ, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएँ। तो ऐसे बच्चों बिल्कुल, की रुचि उस सब्जेक्ट से हट जाती है। हाँ, 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 तो ये अगर आपका उनकी कहना रुचि बिल्कुल वहाँ से हट गई है तो कैसे उनकी रुचि वहाँ लाई जाए? जी, ये बिल्कुल आपने ये एक दूसरी गंभीर समस्या है कि एक ओर जब हम कहते हैं कि नहीं भई एक स्कूल का एक होलिस्टिक माहौल होता है, स्कूल के अंदर में बच्चे बहुत सारी सोशल स्किल्स सीखते हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल में उनको पढ़ना भी होता है और जो सब्जेक्ट मैटर है उसको भी सीखना होता है। और जो हमारे इम्तिहान होते हैं बाद में आजकल तो हर चीज़ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए हैं। स्कूल के जो बिल्कुल, बोर्ड के मार्क्स हैं उसके आधार पर तो कुछ भी नहीं होता, ना कहीं एडमिशन होता है, ना कहीं जॉब होती है, ना कोई इंटर्नशिप होती है, कुछ भी नहीं होता है। इंटेंशन एक एक हुँ, एक वो बार ज़रूर लगा दिया जाता है कि कम से कम इतना आना चाहिए स्कूल के एग्ज़ामिनेशन में, नहीं तो आप क्वालीफाई नहीं करोगे, इंटरव्यू में कॉल नहीं जी, होगा, आपको या इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे। अदरवाइज़ तो हुँ, एक तो नया इम्तिहान तो देना ही देना है। नया तो अगर मेरा स्कूल सिस्टम बच्चों को उन इम्तिहानों के लिए तैयार नहीं करा पा रहा है, क्वालिटी टीचिंग नहीं करा पा रहा है, तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या का इलाज ये नहीं है कि हम अपना सारा हेल्थ खराब कर दें, सारा मेंटल खराब कर दें, नॉन एथिकल बन जाएँ और उल्टे-सीधे तरीके से आईआईटीज़ में एडमिशन ले लें और वहाँ जाके फिर साइकियाट्रिस्ट के यहाँ जाएँ। फिर वहाँ जाकर के हमें फांसी के फंदे लगाने पड़े, फिर वहाँ जाकर के हमें दवाइयाँ बिल्कुल, खानी पड़े। ये भी तो इलाज नहीं है ना उसका। तो ये बिल्कुल समस्या सर। जो आपने बताई है, ये गंभीर समस्या है। हमें अपने स्कूल सिस्टम के अंदर में उनकी गुणवत्ता घट गई है, काफ़ी घट गई है। ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षक प्रतिभा संपन्न नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो हैं प्रतिभा संपन्न। जो अपॉइंटमेंट्स भी होते हैं, देखो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट होते हैं, वो सारे वो टीईटी और ये वाला टीईटी स्टेट वाला और ये वाला फलाना-ढिमाका करके ही लिए जाते हैं। तो वो जी, होते हैं प्रतिभावान। प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं, वो भी ऐसे ही को ढूँढेंगे जिससे कि उनके बच्चे जेईई में पास करेंगे और ये करेंगे, वो करेंगे तो उनके स्कूल में एडमिशन बढ़ेंगे। तो वो सब है। लेकिन कहीं न कहीं पे वो इस दुष्प्रचार के कारण से कि जेईई बहुत डिफ़िकल्ट है, नीट बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके लिए तो बहुत बिल्कुल। स्पेशलाइज़्ड कोचिंग चाहिए और हुँ, ऐसा-वैसा और स्कूल के अंदर में स्कूल की घटी है इसमें कोई शक नहीं है। स्कूल के टीचर्स भी अब यही समझते हैं अपने आप को कि मुझसे तो बोर्ड वाला हो जाता है बस ठीक है, हमारे तो वहीं तक हमारा मैंडेट है। बोर्ड के लिए हमने पढ़ा दिया, बोर्ड की जो किताब है, टेक्स्ट बुक है, अगर सीबीएसई बोर्ड है तो एनसीईआरटी की किताब है, वो मैंने हुँ, उसमें जो लिखा है उसको अगर मैंने एकदम बढ़िया से पढ़ा दिया, तो बस उसके आगे तो कुछ करना नहीं है और जेईई के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग नहीं बने। नहीं बने। तो अब उसका ये उन्हें इलाज यही है मैनिपुलेट किया जाता है। उस उसका इलाज यही है कि हम अपने स्कूल के शिक्षकों को और जामवंत की तरह याद दिलाएँ जैसे हनुमान को याद दिलाया गया था कि नहीं, नहीं आपने बीएससी की है, आपने एमएससी की है, क्या है इसके अंदर में? आप इतने सालों से 11-12 पढ़ा रहे हैं, आपको सारे फ़ॉर्मूला पता है, आपको सारे इक्वेशन जेईई में कौन-सा ऐसा हुआ है? जेईई में क्यों नहीं कर सकते? तो अंत में हमें लगता है कि सॉल्यूशन यहीं पर जा कर के आएगा, वक़्त लगेगा लेकिन इसी में आएगा कि ऐसी मुहिम अगर हो कि हम अपने स्कूल के जो शिक्षक हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाएँ, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएँ और वो स्कूल के अंदर में कुछ इस तरीके का डिलीवरी करें, जिसमें हमारे बच्चे स्कूल में रहते हुए और अच्छे रिजल्ट्स करें। तो उसके लिए इन स्कूल वालों ने भी एक और निकाला है कि चलो हमारे बच्चों को वो कोचिंग बड़ी कोचिंग में न जाना पड़े, तो स्कूल के अंदर में ही वो कोचिंग वालों को बुला करके पैसे दे करके और जी, वो जी। अलग से क्लासेस कराते हैं। तो ख़ैर कुछ मामले हुँ, में ये उससे कम से कम थोड़ा बेहतर ज़रूर है, लेकिन ये भी मूल समस्या को टच नहीं कर पाए। हम अपने स्कूल के शिक्षकों पर क्यों नहीं विश्वास कर सकते, उनकी गुणवत्ता को क्यों नहीं बढ़ा सकते कि हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो हम मैसेज गलत देते हैं ना कि वो बड़ी हुँ, स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग चाहिए होगी और ये होगा, वो होगा। तो ये सब समस्याएँ हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। जी। सर अभी इस पॉइंट पर भी मैं आऊँगी कि जैसे टीचर्स के लिए को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और आईआईटी कानपुर में शिक्षा सोपान के माध्यम से ये काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। उस पर भी मैं आऊँगी। सबसे पहले हम इससे पहले मैं बात करूँगी जैसे कि आपने कहा
कि जो 11th-12th के टीचर्स हैं, वो भी आईआईटी की तैयारी करा सकते हैं। और इसका बेस्ट हाँ, एग्जाम्पल है आपकी बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि लिखी गई थी 11th-12th के बच्चों के लिए, लेकिन वो आज आईआईटी और जेई के बच्चे भी इसको यूज कर रहे हैं। तो इस बुक की क्या कहानी है, और इस बुक को आपको किसने मोटिवेट किया ये बुक लिखने के लिए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इस बुक के अंदर में इतना सब कुछ भरा है, ये मुझे को कभी पता नहीं था जब लिख रहा था मैं। इस बुक की कहानी बहुत सीधी सी है कि मैंने पटना साइंस कॉलेज से बीएससी करने के बाद एमएससी और पीएचडी आईआईटी कानपुर से की। जी। तो जहाँ पटना साइंस कॉलेज ने मेरा बेस बहुत मजबूत किया, फिजिक्स का बेस बहुत मजबूत किया पटना साइंस कॉलेज में, वो वही शिक्षक हमारे 11वीं 12वीं भी मैंने उसी कॉलेज से की थी, बैचलर्स भी उसी कॉलेज से किया था, तो वही शिक्षक थे सारे, जिन्होंने इतना हुँ, मजबूत मेरा बेस किया कि मुझे आईआईटी के अंदर एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम देने में जरा सी भी दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। जरा सी भी दिक्कत नहीं हो, आराम से पहला इम्तिहान होते ही और रिटन में क्वालिफाई, फिर इंटरव्यू में क्वालिफाई और फिर एडमिशन। तो पटना साइंस कॉलेज का जहाँ इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनके शिक्षकों ने और मेरा इतना बेस मजबूत किया, वहीं आईआईटी कानपुर का दूसरा कंट्रीब्यूशन है मेरी जिंदगी के अंदर में, उन्होंने मेरी दृष्टि का विस्तार किया। ये जी। केवल किताबों के अंदर में जो इक्वेशंस फॉर्मूले हैं, जिनकी मास्टरी हमने कर ली थी पटना साइंस कॉलेज में, उससे हुँ, बढ़कर के साइंस जो है वो अपने नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो एक विजन एक्सपैंड हुआ मेरा, वो आईआईटी कानपुर में जाकर हुआ। फिर वहां से पीएचडी के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया वापस पटना साइंस कॉलेज एज लेक्चरर, और मुझे भी प्लस टू पढ़ाने का मौका मिला। तो मौका मिला। जहां मैंने प्लस टू पढ़ा था, वहीं पे मुझे प्लस टू पढ़ाने का भी मौका मिला। वहीं पे मैंने भी बीएससी पढ़ाई। जहां मैंने अपनी बहुत। बीएससी पढ़ी थी, वहीं पे मैंने जी, भी जी। बीएससी भी पढ़ाई। तो उस समय में आईआईटी कानपुर ने जो मेरे अंदर में और दृष्टि विकसित की थी, उसके अनुरूप ही मेरे लेक्चर्स हुआ करते थे, और उसके अनुरूप ही मैं चाहता था कि मेरे बच्चे भी जिंदगी के साथ जोड़ करके साइंस को देखें, जिंदगी के साथ जोड़ करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को देखें, और वैसे ही मेरे लेक्चर निकलते थे। अब हुँ, कठिनाई ये आई कि अगर उस तरह की किताब लिखी हुई नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है उस प्रकार से लिखी हुई जिस प्रकार जी। से हम डिलीवरी कर रहे हैं, हुँ, तो ये भी बच्चों के साथ में एक प्रकार का अन्याय ही है कि आप पढ़ा रहे हैं कुछ और कोई किताब नहीं है, आप पूरा डिपेंड कर रहे हो कि बच्चे आप ही के क्लास से सब कुछ सीख करके और हुँ, मास्टर बन जाए। तो बिल्कुल। वहां से इसका शुरुआत हुई कि नहीं, मैं लिखता हूँ ना किताब, आज तक किसी अगर ने ऐसी नहीं लिखी जो जिंदगी के साथ जोड़ के फिजिक्स को पढ़ाए, तो मैं लिखता हूँ। तो वो चुनौती स्वीकार की, ऐसे करके ये बनी, करीब 7-8 साल का समय लगा इसको लिखने के अंदर में। लेकिन जब बन गई, तो मैंने तो अपने केवल उन 150 बच्चों के लिए लिखा था जो कि मेरे क्लास में आया करते थे, 120 जी। बच्चे के करीब, हुँ, उन्हीं के हुँ। लिए लिखा था। लेकिन वो किताब जो है वो पूरे भारतवर्ष ने पूरे इतने भारत। आत्मीयता के साथ उसको गले लगाया है, लग रहा है जैसे कि हमारा जो विद्यार्थी समुदाय है, उसको वाकई प्रतीक्षा थी कि कोई ऐसे फिजिक्स बताए जो कि उसकी जिंदगी के साथ जुड़ के चले। जुड़ी हुई हो, तो बिल्कुल सही सर। ऐसे करके ये किताब आई। सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग चाह रहे थे कि ऐसी कोई बुक हो, क्योंकि हमने भी जब ये बुक पढ़ी, तो तब ये बुक हमें भी अच्छा लगा, और इसमें जैसे मैं अभी भी देख रही थी बुक में, तो इसमें मतलब भारत के कल्चर का और ट्रेडिशंस का सभी का समायोग है। कहीं पर जी, आपने जलेबी के माध्यम से, कहीं झुमके के माध्यम से, तो जी, कहीं बंदरों के माध्यम से, मतलब बहुत ही अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स इस तरह से लिए हैं कि बच्चों को लगता है कि फिज़िक्स कोई हौवा नहीं है, हमारे आस-पास की ही चीज़ है फिज़िक्स। तो ये बहुत बिल्कुल। अच्छे एग्ज़ाम्पल्स आपने इसमें लिए हैं, और किस तरह से जोड़ा है ज़िंदगी से फ़िज़िक्स को, कि फ़िज़िक्स किसी को भी मुश्किल ना लगे। जी, एक मुश्किल सर जो आती है फ़िज़िक्स में या साइंस पढ़ने में, वो आती है माध्यम, इंग्लिश जी, मीडियम और हिंदी मीडियम। जैसे कि जी, बच्चे अगर बचपन से हिंदी मीडियम, अगर आपकी ही बात की जाए तो आपने भी बचपन में जैसे हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, और उसके बाद आपने अभी एमएससी का ज़िक्र किया, तो एमएससी में आपने
इंग्लिश मीडियम में ही आईआईटी में एडमिशन लिया। तो जी। क्या मीडियम आपके लिए बाधक रहा आपकी पढ़ाई में? बिल्कुल था, और बिल्कुल था। आज के संदर्भ में मीडियम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल रहा बाधक वो, क्योंकि जब मैं एमएससी में एडमिशन लेकर गया कानपुर, तो जो 4 कोर्सेज़ थे हमारे, 4 प्रोफ़ेसर्स आके पढ़ाते थे। उनमें एक प्रोफ़ेसर थे जो बिहार के ही रहने वाले थे, इसलिए उनकी अंग्रेज़ी भी धीरे-धीरे निकलती थी, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में ठीक-ठीक लम्हा जी। गुज़रता था। तो वो तो हुँ, मुझे कुछ-कुछ समझ आती थी। बाकी 3 प्रोफ़ेसरों ने क्या बोला करके वहाँ पे, मुझे शायद 2% भी समझ नहीं आता था। नहीं बिल्कुल आता। नहीं, बिल्कुल भी समझ ऐज़ इफ कि मैं फ्रेंच में कोई लेक्चर चल रहा हो। तो कुछ हुँ, भी समझ नहीं आता था। और और तो और कॉरिडोर में भी लोग अंग्रेज़ी में ही बात किया करते थे, क्लासरूम के बाहर। अगर जी। शिक्षकों से बात करना है, अपने दोस्तों से बात करना है तो ठीक है। लेकिन शिक्षक अगर से मैं कुछ पूछ रहा हूँ या शिक्षक कुछ बता रहे हैं या कोई कोई सूचना ही दे रहे हैं, हुँ, कोई नोटिस ही दे रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता था कि क्या बोल रहे हैं। तो क्या बोल माध्यम की रहे हैं? दिक्कत आती। लेकिन वो पटना साइंस कॉलेज ने, जैसा मैं कह रहा था, मेरा इतना बेस मजबूत करके रखा था कि क्लास में कौन-सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, इतना तो मुझे पता था ना। हुँ, इतना पता था ही कि आज कौन-सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है। जी। तो उसके बाद सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पे ढेर सारी किताबें हैं। मैंने वहाँ पे वक़्त लगाया और 2 घंटे 3 घंटे वहाँ जाकर के उन किताबों में से पढ़ा और उन किताबों में से पढ़ कर, वो अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें थी और मुझको पढ़ने में दिक्कत नहीं हुआ करती थी ज़्यादा। मेरी दिक्कतें जो थीं वो बोलने में, समझने में थीं। तो मैंने हुँ, लाइब्रेरी का किया और सभी विषयों के अंदर में इम्तिहान के अंदर में ए ग्रेड मिले मुझे, जो कि मैक्सिमम है। तो मतलब चुनौतियाँ माध्यम आएँगी, कहीं भी बाधक ये नहीं हुआ। माध्यम की बात नहीं है। देखो, ज़िंदगी में तरह-तरह की चुनौतियाँ आएँगी, ज़िंदगी है ना। जी, कुछ को आप फ़ोर्स ही थोड़ा बहुत कर सकते हो, कुछ को आप फ़ोर्स ही भी नहीं कर सकते हो, अचानक से भी आ जाएँगी। तो अगर बिल्कुल। हम उन चुनौतियाँ कोई आ गई, तो हम उसमें से रास्ता खुद से नहीं निकाल सकते हैं, तो हम तो कदम-कदम पे ठोकरें खाएँगे, फिर गिरते पड़ते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर मुझे विश्वास है कि चुनौतियाँ आएँगी तो हम देखेंगे, जैसी परिस्थिति हुँ, होगी उसके अनुसार हम बेस्ट परफ़ॉर्म करेंगे। तो ये जी, कॉन्फिडेंस के साथ में अपने पे भरोसा रख कर के चलो, सब कुछ ठीक रहेगा। 1 सेमेस्टर ही तो लगा होगा मुझे इसको पार करने में। पार 1 करने से में। के बाद अंग्रेजी भी समझ आने लग गई, लेक्चर भी समझ आने लग गए और उसके बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने हिंदी में, अंग्रेजी में पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाया। कभी अंग्रेजी, कभी हिंदी। फिर जब मैंने आईआईटी जॉइन कर लिया एज़ फैकल्टी मेंबर, तो वहाँ तो पूरे क्लासेस मुझे इंग्लिश में लेने थे। 23 हुँ, इयर्स 23 इयर्स मैंने वो किए, पीएचडी लोगों की कराई, उसमें अंग्रेजी का सारा भरपूर सारी थीसिस लिखवाई, थीसिस जी, करेक्शंस की, सब कुछ किया। तो एक जो बचपन से एक लोगों को लगता है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डालेंगे तो फिर इसका बड़ा अच्छा रहेगा, हिंदी माध्यम में डालेंगे तो बाद में क्या करेगा? बाद में। उसको ज़रूरत नहीं है, इसको नेचुरल वे में खेलते-कूदते हुए स्कूल के अंदर में, अपनी भाषा के अंदर में विज्ञान, साइंस, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ाना चाहिए, सोशल साइंस सब कुछ पढ़ाना चाहिए। अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में पढ़ाना चाहिए और वो बिल्कुल, भाषा को खूब मजबूत करना चाहिए। जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वैसे अंग्रेजी भी होनी चाहिए अपने को। लेकिन पहली ही क्लास से और पूरा मे आई कम इन, मे आई गो, फलाना-ढिमाका जो सिखाना शुरू करते हैं, उसकी कोई जी, ज़रूरत जी, जी, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर बट लेकिन ट्रेंड ऐसा बन चुका है ना कि बच्चों पर भी प्रेशर इतना होता है कि जब ये बच्चा 1 साल का है तो हम उसे पहले फैन सिखाते हैं, पंखा बाद में सिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो तो भ्रम जाल है, ये जी, अंग्रेजी का जाल है। क्योंकि हम बिल्कुल, अंग्रेज़ों के उसके रहे हैं, उनके मातहत रहे हैं बहुत वर्षों तक। तो उतने 150 वर्षों के अंदर में हमारे दिमाग में ये भर गया है कि अंग्रेज़ी जो जानते हैं वो उच्च पदों पर होते हैं, जो अंग्रेज़ी जो जानते हैं वो अफ़सर होते हैं और जो अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं वो क्लर्क होते हैं, चपरासी होते हैं। ये सब इतना घुस कर के बैठा हुआ है हमारे अंदर में कि हम बिल्कुल, एक
सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए बच्चों को एकदम पहले दिन से उसके ऊपर वो भाषा का प्रेशर डालना शुरू करते हैं, अंग्रेजी में पढ़ो, अंग्रेजी में बोलो, ये करो, वो करो। तो इस भ्रमजाल से सबको निकलने की ज़रूरत है, जो हमारी जो एडल्ट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी निकलने की ज़रूरत है। कुछ नहीं होता है। हमारे जी आईआईटी कानपुर तमाम लोग हैं जो कि छोटे-छोटे गाँवों से पढ़ कर के आए हैं। 10वीं 11वीं तक उन्होंने अंग्रेजी हमारे समय में छठी क्लास में से तो एबीसीडी पढ़ाया जाता था। जी जी। अल्फाबेट सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता था 6th क्लास में। 6th क्लास में। तो हाँ, यस। और वो सब लोग अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े पदों पर है ना आज। ऐसा कौन है जिसने कि अंग्रेज़ी नहीं आती है लेकिन हाथों में स्किल है और माइंड में सोचने की स्किल है। ऐसा कौन है जिसको कि नहीं आती है अंग्रेज़ी तो उसने उसकी प्रगति में कोई बाधा पहुँची है? कतई नहीं पहुँची। तो बहुत सारे कोचिंग खुद एक बड़ा भ्रमजाल है, मायाजाल है। अंग्रेज़ी एक दूसरा बड़ा मायाजाल है। इन सब के अंदर में सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको हो रहा है वो मेरा बच्चा। बच्चा, मेरा बिल्कुल सही। छोटा बहुत प्यारा सा बच्चा है। सर उसको बच्चा 3 साल अननेसेसरी का ये सब होता है जो और इस प्रतियोगिता में दौड़ना शुरू कर देता है हाँ, कि उसे आगे क्या करना है, कौन-सी भाषा सीखनी है। मातृभाषा तो ऐसा लगता है कि अगर वो बोल रहा है तो उसको चुप करा दिया जाता है कि नहीं बेटा, ये नहीं बोलना आपको, आपको इंग्लिश बोलनी है। तो एक एक जाति मतलब ऐसा लगता है एक जाति प्रथा शुरू हो गई है कि सबको उसमें अव्वल आना है इंग्लिश सीखकर। तो खैर ये एक हमारे समाज की समस्या रही है और इस पर कार्य होना भी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे। तो सर जैसे कि मैंने ही कहीं पढ़ा था कि आपके जो फादर थे पिताजी थे वो शिक्षक थे। आपके भाई भी शिक्षक थे और प्राध्यापक थे पटना साइंस कॉलेज में। तो और जी, आपने जैसे अभी बताया कि आपने भी पटना साइंस कॉलेज से ही अपनी स्टडी की है। तो क्या जी। कभी आपको इसका बेनिफिट मिला या कभी कोई नुकसान हुआ इसका कि आपके ब्रदर भी प्राध्यापक हैं और आप स्टूडेंट हैं? या फिर आपके अ, जो हम फादर हैं? मुझे जी, मेरे पिताजी तो ख़ैर उसमें उस रेस में नहीं थे। वो तो सेल्फ लर्न्ड पर्सन थे। उन्होंने भी कभी अपने टाइम पे स्कूल नहीं गया था और एक बड़ी उम्र होने के बाद 15-16 साल की उम्र होने के बाद उनको लगा उनको रुचि जागृत हुई पढ़ने में, तब भी स्कूल नहीं अच्छा। गए वो। तब भी वो स्कूल नहीं गए। पढ़ना ही तो था ना, किताबें खरीद के ले हाँ, आए हाँ। दुकान से और पढ़ लिया। पढ़ के समझ लिया, अगले अच्छा, क्लास की किताबें उठा लाए, उसको पढ़ के समझ सेल्फ लिया, अगले मोटिवेटेड। क्लास की किताब उठा लाए, उसको पढ़ के समझ लिया। कभी कोई परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं थी और कुछ नहीं थी और जब इतना सारा सीख लिया तो शिक्षक बन गए, स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया। जी, तो वो बहुत परिवार के संस्कार मेरे ऐसे ही हैं। सब लोगों ने बिंदास जो मर्ज़ी हुई सो किया है, जैसा जिसमें उनको मज़ा आया है वही ज़िंदगी जी है और सबने अच्छा किया है। मतलब तो सभी जो आप सेल्फ पूछ रहे थे मोटिवेटेड। जी, जी। तो जो आप पूछ अ, रहे थे कि मेरे बड़े भैया उसी कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे जिस समय मैं वहाँ पे स्टूडेंट था। तो उसकी कहानी ये है कि एडमिशन जब मेरा पटना साइंस कॉलेज में हुआ प्लस 2 में, तो उस समय मैंने और मेरे भैया ने मिलकर के एक समझौता किया था कि हम कॉलेज में किसी को मालूम नहीं होने देंगे कि हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता है। अच्छा, तो कॉलेज में कोई एडवांटेज हमने नहीं उठाया, बड़े भाई के वहाँ ग्रेट प्रोफ़ेसर होने सर। की वजह से और किसी तरीके का डिसएडवांटेज भी नहीं हुआ। पूरे कैंपस में जब तक मैं रहता था, अगर उनकी क्लास चल रही है, वो मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, तो हमेशा उनको सर-सर करके बोलना, जैसे बाकी के बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा, लंबे समय अच्छा। तक पता नहीं चला ये लीक नहीं हुआ था। मतलब ये बहुत राज-राज ही रहा। बहुत समय तक, लेकिन बाद में लीक हो भी गया था। अच्छा, तो सर वो लीक कैसे हुआ? उसकी भी एक रोचक कहानी है। हमारे कितने शिक्षक सक्षम हो सकते हैं, उसकी बानगी है वो। वहाँ पे हमें हिंदी का भी विषय होता था, प्लस 2 में हिंदी का भी विषय होता है। तो हुँ, हिंदी की क्लास लेने के लिए जो प्रोफ़ेसर थे वहाँ पटना साइंस कॉलेज में, जगदीश चौबे जी नाम था उनका। तो वो हमें टेक्स्ट बुक थी हमारी रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई रश्मि रथी जिसमें कि कर्ण उसके महाभारत के जो कर्ण हैं, वो जी, उसके मुख्य पात्र हैं। उनके बारे में पूरा काव्य है वो, रश्मि रथी।
तो हुँ, हमारी टेक्स्ट बुक जगदीश चौबे जी पढ़ाया करते थे। तो जब वो किताब लगभग खत्म होने को आई, तब मैंने अपनी तरफ से, कोई होमवर्क नहीं मिला था मुझे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने अपनी तरफ से कर्ण के चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने जिया, क्या उनके आदर्श थे, वगैरह-वगैरह लेकर के एक 3-4 पन्नों का एक निबंध जैसा कहो या टिप्पणी कहो रश्मिरथ की किताब के ऊपर, हुँ, ऐसा कुछ मैंने लिखा। और जी, एक एक दिन सुबह-सुबह क्लास शुरू होने के पहले और जगदीश चौबे जी मुझे मिल गए बरामदे पे खड़े हुए कॉलेज में। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे कुछ लिखा है, आप उसको पढ़ेंगे क्या और पढ़ के अपनी प्रतिक्रिया देंगे क्या? तो हुँ, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर हुँ, पढ़ने के बाद, 1 पृष्ठ के करीब पढ़ा होगा, फिर वो पूछते हैं, मेरे बड़े भैया का नाम देवी प्रसाद वर्मा है। तो अच्छा, मुझसे पूछते हैं, "देवी बाबू के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है क्या?" तो एक बार तो अचानक से मुझे लगा, अरे! ये कैसे, अभी तक तो किसी ने ऐसा नहीं किया था, ना हमने किसी को बताया था और ना किसी ने पूछा था। हुँ, ये कैसे पूछ रहे हैं, इनको किसने बता दिया? लेकिन मैंने एकदम से अपने को सँभाल लिया, ज़रा-सा भी हमने ऑलमोस्ट समझिए रिफ्लेक्स ज़ाहिर नहीं एक्शन होने की। दिया। हाँ, हुँ, और मैंने उनको कहा कि हाँ सर, है ना। वो मेरे मैथमेटिक्स के प्रोफ़ेसर हैं, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मुझे मैथमेटिक्स अलजेब्रा पढ़ाते हैं वो हमें। तो अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया। थोड़ा-सा और पढ़ा, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा बहुत पॉइंटेड सवाल किया मुझसे कि देवी बाबू और आप एक ही परिवार के सदस्य हो क्या? तो मुझे अब कोई उपाय नहीं था, झूठ मैं बोलता नहीं, मेरा नाम हरिश्चंद्र है, पिताजी ने रखा है, तो उसका मान हुँ, रखता हूँ मैं, झूठ बोलता नहीं। तो मुझे उनको बताना पड़ा कि हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चल रहा था? और आपने हुँ, क्यों पूछा मुझसे, दोबारा भी क्यों पूछा? तो पता चला कि जो स्टाफ रूम है, अंग्रेजी, हिंदी और मैथमेटिक्स तीनों का हुँ, स्टाफ रूम कॉमन है। तो उस स्टाफ रूम में जब क्लासेस नहीं होती हैं तो प्रोफ़ेसर जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं एक-दूसरे से। तो कहते हैं स्टाफ रूम में देवी बाबू से जब बात होती है तो उनकी हिंदी की जो कुछ ख़ास-ख़ास छवियाँ उसमें से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज़ मुझे इस लेख में दिखाई पड़ रही थी। ओह! क्या बात है सर, बहुत तो एक अमेज़िंग। शिक्षक कितना सक्षम हो सकता है अपने सच विषय के अंदर में, वो हुँ, साधारण जो बैठ कर के बातें हो रही हैं स्टाफ रूम के अंदर में, उसका हुँ, इतना सूक्ष्म अन्वेषण और सूक्ष्म बिल्कुल, परीक्षण, और उन्होंने उनके पास में था कि मेरा लिखा हुआ पढ़ते समय एकदम उन्होंने वो ढूँढ लिया कि ये एक ही परिवार से आए हैं, एक ही परिवार से आए, सिर्फ़ इसकी हिंदी भाषा और उनकी। के माध्यम से, हाँ, हाँ, कमाल तो है सर, वहाँ बहुत वहाँ से वो लिखा है। ग्रेट सर। हाँ, तो वो बिल्कुल मेरे आदर्श शिक्षक हैं वो। मैंने हिंदी का विषय आगे नहीं चलाया, मैं साइंस में चलाया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, लेकिन उनकी क्षमताओं का बिल्कुल जवाब नहीं था और मुझे हमेशा लगा कि उन्हीं के जैसा शिक्षक बनना है यार। सर उतनी बिल्कुल क्षमता प्राप्त मतलब कर। उनके बारे में जानकर सच में ऐसा लगता है कि उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, जैसे कि जी। आप हैं। सर इसमें कोई शक की जी, गुंजाइश नहीं है। तो जी, बहुत ही बेहतरीन मतलब शिक्षक रहे हैं वहाँ के। जी, और अगर हम बात करें आज के शिक्षक की तो जैसे आपने कहा कि आप उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको सिखाते भी हैं, शिक्षा सोपान की जैसे मैं बात करती हूँ। तो शिक्षा सोपान सर क्या है और इसमें क्या-क्या कार्य किए जाते हैं? और शिक्षकों के लिए बेसिकली इसमें क्या रहता है? जी। शिक्षण सोपान बेसिकली एक एनजीओ है और कुछ आईआईटी के विद्यार्थी थे और कुछ वहाँ हमारे जो आस-पास का आईआईटी कैंपस के पास जो लोकेलिटी है, उसके कुछ युवक थे, विद्यार्थी थे, तो कुछ शिक्षक थे हमारे आईआईटी कानपुर के, तो इन सब लोगों ने मिलकर के और ये संस्था के बारे में उन्होंने विचार किया कि ऐसी एक संस्था होनी चाहिए,
जो कि आईआईटी के कैंपस के बाहर जो समाज रहता है उसके साथ संवाद स्थापित कर सके, उनकी समस्याओं को देख सके, उनकी जीवन एग्ज़ैक्ट पद्धति को देख सके, उसके साथ हुँ, घुल-मिल सके। और इन बच्चों का जो विज़न था वो ये था कि आईआईटी से पास करने के बाद इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे की पोज़ीशंस पर जाएँगे देश में, जहाँ से कि वो बहुत कुछ पॉलिसी मेकिंग है, वो कर सकते ड्राइव कर सकते हैं देश को। हुँ, पता होना चाहिए कि हमारा समाज की स्थितियाँ क्या हैं, लोग कैसे क्या रहते है? हैं। तो बहुत ही आईआईटी के अंदर में हमें हाँ, तो ये सोच करके उन लोगों ने इसको बनाया था। हुँ, 2001 में 25 वर्ष हो रहे हैं उसके, 2001 में ये शुरू हुआ था। तो फिर बाद में उसके स्वरूप इस 25 वर्ष के अंदर में बहुत बदले हैं, प्रायोरिटीज़ बदली हैं। तो इस समय जो मुख्य प्रायोरिटी है, वो ये है कि शिक्षकों की ट्रेनिंग जैसे आप कह रहे हैं क्योंकि म मेरी नज़र में ये बड़ी गंभीर समस्या है। ये बड़ी गंभीर समस्या है कि अगर हमारे शिक्षक जगदीश चौबे जैसे नहीं हैं और उनसे थोड़ा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत कम अगर है बहुत और ऐसा गंभीर। नहीं है कि मैं नहीं मान के चलता हूँ कि हमारे शिक्षकों में प्रतिभा की कोई कमी है, इंटेलिजेंस की कोई कमी है। लेकिन उनको भी पता नहीं है कि उनके अंदर में क्या-क्या शक्ति है। और इस कारण से वो हमारे स्टूडेंट फाइनली नुकसान में स्टूडेंट रहता है। फिर वो बिल्कुल सर, फँसता है, फिर फँस स्टूडेंट्स का ही होता है। तो शिक्षा सोपान का एक बड़ा उद्देश्य जो अभी हो गया है, वो टीचर्स ट्रेनिंग का हो गया है और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिखा है इस समय में कि आपके जो सरकारी स्कूल के अंदर में 11वीं-12वीं के शिक्षक हैं, उनके साथ हम ट्रेनिंग्स करना चाहते हैं, उनके साथ हम बैठना चाहते हैं, उनके साथ हम कैंप शिविर करना चाहते हैं। और मोस्ट लाइकली हमें वो जल्दी ही आवंटित हो जाना चाहिए। ऐसे जब तक हो नहीं जाता है तब तक मैं कुछ नहीं कहना कह सकता हूँ। मगर जी, मोस्ट जी। लाइकली तो अभी जुलाई से लेकर के और दिसंबर के बीच में 6-6 दिन के 10 कैंप्स हमने करने का प्रपोज़ल दिया है उनको। ओके, और 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, हमने कहा कि आप क्योंकि ये ट्रेनिंग इतनी बड़ी मात्रा में देने की आवश्यकता है कि एक एचसी वर्मा नहीं कर सकते वो उसको या एक शिक्षा सुपान नहीं कर सकता वो उसको। तो हमने उनको ये प्रपोज़ल दिया है कि आप हर एक जिले से 2 लोगों को हमारे पास भेजिए चुन करके और 75 जिले हैं तो 150 लोग हुए। 30-30 के हुँ, बैच में 30-30 के बैच में भेजिए क्योंकि 30 का बैच होता है 30 के आस-पास का। तो हम लोग बिल्कुल वन टू वन उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके मनोबल को बढ़ा सकते हैं। जी, मनोबल बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है, साथ में अब कॉन्सेप्ट्स को भी लाना पड़ रहा है क्योंकि वो भी अपनी एक टेक्स्ट बुक के साथ इतना बंध गए हैं कि उनको भी उस टेक्स्ट बुक के आगे-पीछे चीज़ें सोचने की क्षमता उन्होंने भी अपनी खोते जा रहे हैं वो। खो दिए। बिल्कुल तो सर, हाँ, बिल्कुल। इंटेलिजेंस है उनके अंदर में, लेकिन उनको लगता है कि मेरा मैंडेट तो यही है, मैं तो इसी के लिए सैलरी लेता हूँ। मैं तो जी, मेरे को तो जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उसमें यही लिखा था, जो टेक्स्ट बुक वो दे रहा है मुझको पढ़ाने के लिए वो मुझे पढ़ाना है, मेरा काम खत्म है। तो ये 150 लोगों को हम लोग 10 वर्कशॉप 10 कैंप्स दे करके 30-30 में आएँगे और 1 कैंप के बाद फिर 3 महीने के बाद उन्हीं को दोबारा भी बुलाएँगे। हम 2-2 सेशंस देंगे हर एक को। पहले सेशन में हम सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, दूसरे सेशन के अंदर में हम डिलीवरी पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और ये जो होंगे 150 हमारी कोशिश होगी कि हम उनको इस काबिल बना दें कि ये 150 में से प्रत्येक जाके वही काम करे जो हम लोग यहाँ शिक्षा सोपान में कर रहे हैं। तो इस तरह जी, से वो 1.5 गुना मल्टीप्लाई होगा अगले 1 वर्ष के अंदर में और ख़ैर ऑफ़ कोर्स लॉसेस तो होते ही हैं, 150 गुना नहीं होता है वो 150 से कम ही कम होता है, ठीक है। चलो 100 गुना होता है, 75 गुना होता है, बिल्कुल 50 सर, गुना कुछ भी तो होता है होगा। तभी बड़ी बात है। तो ऐसे करके बिल्कुल, हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर बहुत कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। त्रिपुरा गवर्नमेंट के पास अभी हम लोगों ने जा कर के अगरतला के अंदर में वहाँ के जो पीजीटीज़ हैं सरकारी स्कूलों के जो 11वीं 12वीं वाले हैं, ऐसे 60 लोगों के साथ में 1 हफ्ता बिताया। उनकी हुँ, समस्याएँ सुनी, उनके दिमाग के अंदर में, उनके दिल के अंदर में हमने प्रवेश किया और उनको भी लगा कि हाँ, मैं हमारी हमें भी कोई पहचानने वाला कहीं से कोई मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे सर हम बहुत सही जी, ऐसे ये एक मुख्य काम है शिक्षा सोपान का
विद्यार्थियों के स्तर पे हम लोग परीक्षाएँ करते हैं, एक नेशनल कॉम्पिटिशन करते हैं हम, और परीक्षा का स्ट्रेस क्या होता है, ये अगर कोई सीखना चाहे तो हमारी इस परीक्षा से सीखे। इसको नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट हम कहते हैं। इसके अंदर में इस साल 30,000 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है। उनके पहले दौर की ऑनलाइन परीक्षा हुई है, आज ही उसका आखिरी दौर था, और उसके अच्छा, बाद इसमें से हम एक 800,000 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे इस परीक्षा के आधार के ऊपर। ये ऑनलाइन मोड में था, और उन 800 1000 को जो हम नया टास्क देने वाले हैं सेकेंड राउंड का, वो है कि वो अपने घर में बैठकर अपने घर के सामानों से फिजिक्स के वो एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हम लिख के उनको भेजेंगे। अच्छा। हाँ, तो हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स खुद डिजाइन किए हैं, और हर साल हम करते हैं नए नए डिजाइन, जिसमें कि पूरा एक्सपेरिमेंट करने की सारी चीजें हो, मतलब कि उसको हुँ, डेटा भी लेना है, उसको ग्राफ भी प्लॉट करना है, उसको कैलकुलेशंस भी करना है, मेजरमेंट्स करने हैं, असेंबल करना है चीजों को, उसके बाद उसको रिपोर्ट लिखना है, सब कुछ करना है, जो एक सामान्य एक्सपेरिमेंट में होना चाहिए। लेकिन होना चाहिए। यहाँ पर एक जो शर्त है वो ये है कि सारे काम घर में जो चीजें होती हैं, उन्हीं घर से में जो चीजें होती हैं उन्हीं से करना है। लैब पे कोई चीज इस्तेमाल नहीं करना है, कोई इस्तेमाल नहीं स्पेशल करना। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके आना है। हाँ, जो उसके परचून की दुकान पे मिलता है वो ले आ सकते हैं। आपको रबर वो बैंड ले चाहिए घर में, नहीं कोई बात नहीं, आप जाके खरीद के ले आओ। जी, तो जी, वो जी। इतना रोचक होता है वो, और हम कोई कोई इन्विजिलेशन नहीं होता, कोई कैमरा हम ऑन करने को नहीं कहते हम। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देते हैं उनको। अब उनके घर में क्या है ठीक-ठीक वो तो उनको मालूम है। एक तो हम जानते हैं कि हुँ, हर घर के अंदर में डब्बे होते हैं, हर घर के अंदर में बोतलें होती हैं, हाँ, हर बेसिक घर में चीज़ें गिलास होती होता है, हैं। वो सब तो हमें पता है। जी, लेकिन उसके यहाँ एग्ज़ैक्टली क्या है तो उसी को पता है। तो मेरे एक्सपेरिमेंट में कई बार उनको ये असेंबल करना पड़ता है कि अच्छा इस डब्बे से करूँ कि उस उससे करूँ, कि एक थैली बनाऊँ कि एक या क्या करूँ। तो डिज़ाइन का एस्पेक्ट जो है वो आता है, तो बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हमने कुछ डिज़ाइन किया है, और अपने ही डिज़ाइन किए हुए ऑपरेटर्स से खुद से ही एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, और कर उसके बाद रहे मेरे हैं को और वो रिजल्ट्स भी भी घर मिल की रहे हैं। चीज़ों से। हाँ, घर की चीज़ों से, और जब घर की चीज़ों से होता है तो वो बच्चा अकेला एक्सपेरिमेंट नहीं वो करता है खड़ा होकर के। उसके मम्मी-पापा फैमिली भी ज़रूर इन्वॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, वो इन्वॉल्व होते यस हैं, सर, छोटे भाई-बहन ये वो सब लोग देखते हैं कर क्या रहा है बंदा, कर और क्या रहा उसको है। भी ज़रूरत होती है तुम इधर से ये पकड़ो, तुम इधर से वो करो, या ये उठा दो या ये पकड़ा दो। और हमने एकदम कहा हुआ है कि अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो, जिसको मर्ज़ी हो उसको आप बुला लो, आपके फिज़िक्स टीचर को भी आप बुला लो, हमें कोई परेशानी नहीं है उसमें भी। तो बस ये इस लर्निंग प्रकार होनी की चाहिए। परीक्षा। हाँ, हाँ, है परीक्षा, बिल्कुल, लेकिन वो परीक्षा में अगर असफल होते हैं, असफल मतलब उनको नंबर नहीं आते हैं, अब जैसे अभी 30,000 में से हम 1,000 चुनेंगे। अब ये 30,000 ने एक बहुत नया एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि मेरे प्रश्न कैसे थे, हमने एक वीडियो दिखाया और उसपे एमसीक्यू सवाल पूछा। वीडियो कितना बड़ा हुँ, था? 15 सेकंड का, 25 सेकंड का, अच्छा। 40 छोटा-सा सेकंड का, वीडियो। 5 सेकंड हुँ, का, 2 सेकंड का, ऐसे भी वीडियो है हमारे। और हुँ, हुँ। कैसे वीडियो होते हैं, एक चिड़िया बैठी है, उड़ के पेड़ पे बैठ गई, बस वीडियो खत्म हो गया। अच्छा, 2 गया, हाँ, वीडियो खत्म हो गया। अब उसके ऊपर उसकी फिज़िक्स चल रही है। अब एमसीक्यू बन रहे हैं, फिज़िक्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ़ इस बात पे कि चिड़िया यहाँ से उड़ी और डाल पर बैठ गई। हुँ, तो बच्चे को एक बहुत ही नए किस्म का वहाँ पे चैलेंज मिलता है कि जो आप रोज़ घटनाएँ देख रहे हो, चिड़िया उड़ रही है, दूध उबल रहा है, पानी में ये हो रहा है, नमक घुल रहा है, फलाना हो रहा है। इनमें से भी फिज़िक्स के क्वेश्चन उनके सामने में आते हैं और वो उसके ऊपर सोचते हैं। तो जो बिल्कुल। बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते हैं 30,000 में से 29,000 के, वो भी अपने को लूज़र फ़ील नहीं करते। उनको लगता है कि ये तो हुँ, हमने नई चीज़ें सीख ली। लर्निंग तो हुई। ये बिल्कुल। ये तो मज़ा आ गया, ये तो मज़ा आ गया, ऐसे भी फिज़िक्स होती है। फिर ये हुँ, जो आएँगे उसमें से जब वो घर में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो दे हैव ऑलरेडी लर्न्ड, दे हैव ऑलरेडी एन्जॉयड, और उन्होंने कुछ नया इन्वेंशन कर लिया है, नए ढंग से चीज़ें कर ली हैं,
तो दे ऑल फील वेरी हैप्पी, उनके फैमिली वाले फील वेरी हैप्पी। उनमें से हम 40 लोगों को आगे लेके जाएंगे, बाकी को छोड़ेंगे, लेकिन जिनको छोड़ेंगे उनको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि हमें कुछ ना मिला। कुछ नहीं मिला, सबको कुछ ना कुछ मिला, और सबसे हाँ लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड से सीखना, जी ये सब मिला तो ये जी। अपने आप में बहुत है। तो सर फिर इसमें उनका किस तरह के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसमें हम क्लास मतलब 9 से 12 के बच्चों को बुल लेते हैं। ऑल ओवर स्कूल इंडिया? ऑल ओवर इंडिया 9 से 12 के 9वीं क्लास से और 12वीं क्लास के बच्चे होते हैं, प्लस बीएससी हम्म। के भी स्टूडेंट्स होते हैं और प्लस एमएससी के भी स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग वालों को मतलब नहीं लेते हैं, बीटेक वालों को नहीं लेते हैं। जो प्योर साइंसेज में जा रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, उनको लेते हैं। उन्हीं को लेते हैं। तो सर बहुत नौ अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन 9वीं बच्चों क्लास के से लिए। लेकर के एमएससी तक। जी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर इन बच्चों के लिए, बहुत कुछ इनको सीखने को भी मिलेगा। जी। तो अन्य भी सर बहुत अब सारे चलते कार्यक्रम हैं। हैं जी। जी, अन्य भी बहुत सर अब सारे चलते कार्यक्रम हैं। हैं शिक्षा डिपार्टमेंट में, तो उनकी बहुत चर्चा नहीं करूंगा, बहुत लंबी लिस्ट है हम क्या क्या करते हैं। सर चर्चा तो हमें और करनी है, मुझे लगता है एक सेशन और हम ज़रूर रखेंगे। अभी हम जी चलते हैं रैपिड फायर राउंड। अच्छा जी। तो ये कुछ पर्सनल है। सबसे पहले तो आपकी फ़ेवरेट स्वीट, आपकी फ़ेवरेट मिठाई क्या है? आम। आम। सर ये तो फ्रूट हो गया दरभंगा ना, मिठाई? दरभंगा से हूँ क्या? अच्छा, वो मिठाई नहीं कहलाएगी। जी, जी, वो नहीं तो फिर फ्रूट हो गया। फिर तो कोई मिठाई फेवरेट नहीं, ठकुआ ठकुए पे चले जाओ फिर। ठगुआ, गुड। ओके सर, आपके आदर्श टीचर जो आप जैसे एक तो आपने अभी बताया हमें, उनके अलावा जो आपके बहुत सारे, फ़ेवरेट टीचर हैं, बहुत बहुत सारे, सारे, बल्कि या बल्कि जो मेरे आपके रोल पास, मॉडल रहे? आप ये अगर पूछो कि कौन मेरे फेवरेट नहीं है, तो मैं कुछ सोचने अच्छा। पर भी बाध्य होगा। और आप पूछो कौन फेवरेट है, तो मुझे कुछ भी सोचना नहीं है। मेरे सारे शिक्षक स्कूल से लेकर के, जिन्होंने जिन्होंने मेरे को स्कूल के अंदर में 100 में 18 नंबर भी दिए, 25 नंबर भी दिए, 40 नंबर भी दिए, हुँ। उनसे लेकर मुझको सबके नाम याद है आज भी। 7वीं में, सर 8वीं हम में, 9वीं क्वेश्चन में। चेंज कर देते हैं। ऐसे टीचर बताइए जो आपके फ़ेवरेट नहीं थे। वो ही तो, उसको तो ढूंढना पड़ेगा ना, उसको ढूंढना पड़ेगा कि जो मेरे फेवरेट नहीं थे। सारे ही मेरे फेवरेट थे, अच्छा। है ना? तो स्कूल में, कॉलेज में, आईआईटी के अंदर में सारे ही मेरे फेवरेट थे और मैं सबका फेवरेट था। सर मजे ये की बात। बहुत बड़ी बात है। एक टीचर के लिए ना, एक मतलब टीचिंग जॉब सक्सेसफुल है अगर वो अपने बच्चों का फ़ेवरेट है, तो मुझे लगता है जी कि उसने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाई है। ये एक ब क्योंकि जी मैं भी एक शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ, तो मैं ये बहुत जी अच्छी तरह समझ सकती हूँ इस चीज़ को। तो जी लगता है कि हमारी ड्यूटी सही जा रही है। जी। तो आपके फ़ेवरेट स्टूडेंट कौन है अभी तक? सारे, फिर से वही सारे। वही कहूँगा, सारे। चाहे उनको कम नंबर आए या ज्यादा नंबर आए, कम नंबर आते हैं तो मुझसे बिल्कुल भी वो डिटैच नहीं होते, क्योंकि मुझको खुद ही कम नंबर आते थे। तो मैंने वो सर फेस भी। ये एक बेस्ट पार्ट है कि बच्चे ना इस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। मैं भी कभी अपने बच्चे को समझाती हूँ तो बताती हूँ कि सर के, क्योंकि जानते हैं सर आपको बाय नेम सभी जानते हैं। तो एक मोटिवेशनल पार्ट उनको मिलता है स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत जी अच्छी बात है। अच्छा, जी। आपका कोई अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुआ हो, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, जो आपको बहुत लगता है कि आप इसको भूल नहीं सकते? वो तो देखो रोज ही मिलते रहते हैं वैसे इंसिडेंसेस, सर अब तो रोज हमें ही एक मिलते हैं। पर्टिकुलर इंसिडेंट चाहिए। मैं क्या सर एक बताऊं, मैं पर्टिकुलर अभी देखो, इंसिडेंट। अभी मैं त्रिपुरा से आया हूँ थोड़े दिन पहले, जी। 7 दिन का कैंप करके, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। 7वें दिन जब हम आ रहे थे, तो वहां जो मेरे पार्टिसिपेंट टीचर्स थे 50 के करीब, कम से हुँ। कम 6-7 लोगों के आंसू मैंने पोंछे हैं अपने हाथों से। 6-7 लोगों के आंसू मैंने पोंछे हैं अपने हाथ से। सो इमोशनल। तो इतना, अगर वो बॉन्डिंग हो रही है मेरी शिक्षकों के साथ में, लोगों के साथ में, कैसे उसको फॉरगेट कोई कर सकता है? और ये एक इंसिडेंस नहीं है, इस तरह के इंसिडेंसेस मुझे मिलते रहते हैं। कई सारे लोग थे उसके अंदर में, उन 5-6 के अलावा, जिन्होंने कि आंसू बाहर नहीं आने दिए थे, लेकिन उनके चेहरे पर झलक रहे थे वो।
लग रहे थे, कई सारे अटैचमेंट हो थे जाता है जब सर। कई सारे थे जब नज़रें मेरी मिलती थी उनसे तो मुँह घुमा लेते थे। वो अपना चेहरा मुझे दिखाना नहीं चाहते थे। तो अगर एक कानपुर से गया हुआ पटना का दरभंगा का शिक्षक और त्रिपुरा के अगरतला के अंदर में पहली बार शिक्षकों से सरकारी स्कूल के शिक्षकों से 7 दिन साथ रह कर के उनके साथ पढ़ाई-लिखाई की और उसके बाद ऐसी विदाई हो रही है, जैसे कितना बड़ा अपना बिछुड़ रहा हो। तो कितनी बड़ी ये घटना है और एक शिक्षक के लिए कितना बड़ा ये सम्मान है। ट्रू सर। तो इस तरह की चीज़ इससे ज़्यादा क्या मैं बताऊँ? ग्रेट सर। बहुत ही सर मतलब हार्ट टचिंग है ये बातें। चलिए जी। आगे बढ़ते हैं सर, मैं भी भूल गई मुझे क्या पूछना था। सर आपकी आपकी फेवरेट हॉबी जो मतलब आप यूँ तो मुझे लगता है आप खाली कम ही रहते होंगे, लेकिन कभी आपका मन करता है थक गए किसी काम से कि अब ये करते हैं इसमें एन्जॉयमेंट मिलेगा, कुछ ऐसा अ, है कुछ काम? मैं ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा, गप्पे ही मारते हैं फिर। गप्पे तो सर वो तो फेवरेट होता है सबका। उसके अलावा सर उसके अलावा क्या करेंगे? टीवी देख लेते हैं, पुराने ज़माने के सर गाने सुन कविताएँ भी लेते हैं। लिखते हैं? हाँ जी? कविताएँ भी लिखते हैं? कविताएँ भी लिखते हैं सर आप? कविताएँ तो नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं कुछ लिखता ज़रूर हूँ और मैंने सोचा है कि अगर कभी उसको कोई नाम देना पड़ा मुझको संग्रह का, तो उसका नाम होगा सूडो कविताएँ। सूडो सूडो कविता सूडो पी सूडो वाला। कविताएँ, हाँ जी। ओके। तो उसका सर कुछ अंश हमें सुनने का मौका मिलेगा क्यों अभी? क्योंकि क्योंकि उसको कविता कहना कविता जैसे महान शब्द की गरिमा के अनुरूप नहीं है, जो मैं छोटी-मोटी इधर-उधर कुछ-कुछ क किया करता हूँ। तो इसलिए वो सर ये तो आप सोच रहे हैं, आप हमें सुनाइए ना, फिर हम देखते हैं। और सर आजकल तो चलो आधुनिक कविता में तो इतने कविताओं के इतने नए-नए वो आ गए हैं, तो हर रचना एक कविता है। चाहे वो जी। मुक्तबंध है, चाहे वो छंद मुक्त है या छंद के साथ है, क्षणिकाएँ हैं, सर इतनी वैरायटी है कि आजकल हर रचना कविता कही जा सकती है। और सर आपकी कविता तो कुछ खास ही होगी, तो हम सुनना चाहेंगे कुछ भी, जो नहीं आप कुछ सुनाना खास चाहें। नहीं नहीं, खास नहीं होती, वो भाँति-भाँति की चीज़ें कभी भी लिखी चली जाती हैं, बहुत सोच के नहीं लिखना होता है। आपको सुनाता हूँ वैसे मैं, जी। कि पत्थर का महल बनाकर वो मोहब्बत का बादशाह कहला गया। आप समझ रहे हैं किसके लिए कहा जा रहा है? पत्थर का महल समझ बना रहे हैं? हाँ, हाँ, यस सर। पत्थर का महल समझ बनाकर वो मोहब्बत का बादशाह बना लिया और हमने तो अपने प्रीतम की याद में खुद को ही पत्थर बना लिया। क्या बात है सर! बहुत बढ़िया और सर आप तो मतलब सर जो आप कह रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही बेहतरीन सर। चलो, चलो धन्यवाद प्रशंसा के लिए। सर एक और सर। तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं। जी, इसका जी, दूसरा छ बिल्कुल। इसका दूसरा छंद भी शायद है। सर। जी। हाँ, महल में झरोखे बनाकर बादशाह ने अपनी मोहब्बत को आम कर दिया, हुँ, मगर अपने दिल में बसाकर, दिल के पत्थर में बसाकर मैंने अपनी मोहब्बत को खास बना क्या बात है! बहुत, बहुत चलो बेहतरीन सर। सर चलो इन लाइनों से ना कुछ और भी जानने की इच्छाएँ हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा तो हम नहीं जानते। तो हाँ, आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि कोई ऐसी फ़िल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब है? कोई मूवी मोटिवेशनल हो या कुछ भी हो सकती है? उम, ऐसा तो कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ध्यान नहीं आ रहा मुझे ऐसा कुछ। मगर हाँ, वो पहले की जो पुरानी-पुरानी फ़िल्में हुआ करती थी 70 के दशक की, 80 के दशक की, वो जी, ज़रूर प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं और अच्छी कुछ-कुछ लगती हैं। चीज़ें कुछ-कुछ जो कई बार देखी मैंने जान-जान कर। नया दौर कई बार जैसे देखी मैंने। हाँ, जैसे नया दौर
नया नया दौर दौर, नाम की। अच्छा नया दौर, जी, यस सर, बहुत अच्छी है वो। और जी, सर फिर आजकल की जो मूवीज हैं उनमें से कोई ऐसी मूवी जिसको आप पढ़ाने में भी यूज करें, मतलब कर सकते हैं या अ, की हो आपने बिल्कुल, अपनी अभी जो टीचिंग है में यूज की हो? बिल्कुल, अभी जो है हमारे ग्रुप के अंदर में करीब 2-3 लोगों को ये काम ही दिया हुआ है हमने, कि वो मूवी क्लिप्स से फिज़िक्स करें। और ओके। हमारे दिल्ली के स्कूल के एक शिक्षक हैं मनीष सिंह राठौर, वो उसमें स्पेशलाइज़ कर रहे हैं। और वो तरह-तरह की फ़िल्में के क्लिप्स काटते हैं और फिर उसमें से वो क्या गलत फ़िज़िक्स है और क्या सही फ़िज़िक्स के अनुसार सही क्या फिजिक्स। संभव है, क्या नहीं संभव है, उसकी विवेचना अच्छा। करते हैं। तो वो हैं, वो लोग कर रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं जो कि रास्ते से बहुत चले। बहुत बढ़िया। हमने उसको भी किया है, प्रेरित किया है, वो क्या कौन-सी बड़ी वो जिसमें उसकी भैंसे से सांड से लड़ाई होती है, वो हीरो। बाहुबली। हाँ, बाहुबली ना बाहुबली। सर? जी हाँ, जी यस हाँ, यस। जी हाँ। पार्ट तो वन उसमें पार्ट वो जो जी, उसमें वो जो भैंस से उससे पशु से और इसकी जो लड़ाई होती है, जिसमें कभी ये हारता है और पीछे हटता है और फिर बाद में वो उसको वापस धक्का देता है, वो बड़ा अच्छा जी। क्लिप है। उससे हम न्यूटन के पहले, दूसरे, तीसरे तीनों नियमों के का वहाँ पे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसको उदाहरण के रूप में लेकर के उन तीनों नियमों को हम समझाने में इसकी मदद ले सकते हैं। तो ओके। मैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल है। बढ़िया, लेकिन ये है कि ये एक बहुत छोटी मात्रा में होना चाहिए, बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए इसको। तो मान लो अगर हम्म। 50 मिनट का पीरियड मेरा है, तो मैक्सिमम 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। हाँ, इसमें मैंने देखा है कि कई सारे लोग इस ट्रैप में फँस जाते हैं, वो पूरी-पूरी पीरियड इसी से फिज़िक्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ना जो है, ऑल सेड कि स्ट्रेस नहीं लेना, मज़े-मज़े में पढ़ना, लेकिन पढ़ना हम्म। एक सीरियस काम है। पढ़ना है, सीखना है, समझना है, एप्लीकेशन उसका हम कर पाएँ, इस काबिल अपने को बनाना है, तो ऐसे थोड़ा होगा कि आप ध्यान भी ना लगाओ, कंसंट्रेट भी ना करो और आप पढ़ लोगे। जी तो जी। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में किसी भी विषय के अंदर में आपको कोर सब्जेक्ट जो करना है, आप अच्छे से सीख पाओ। उस समय आप मुहावरों का उपयोग करो, उस समय आप कहावतों का उपयोग करो, भाषा ऐसी हम्म। रखो, लोगों से मुस्कुरा-मुस्कुरा करके बात करो, आप खुद शिक्षिका हैं। तो वो है, लेकिन वो हम उसी के रहते हैं और ये फ़िल्म तो बहुत अट्रैक्टिव होती है ना। और ख़ास करके अगर आप आधुनिक फ़िल्म ले लें, बाहुबली ले लें और इस तरह की चीज़ें ले लें, एक्शन फ़िल्म्स ले लें, तो बहुत हम्म। अट्रैक्टिव है। तो इतना अट्रैक्टिव ना हो जाए कि कि उसमें से जो डिस्ट्रैक्ट हो हम जाए। उनको हम हाँ, जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं, उनमें स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, उस पर ही वो कंसंट्रेट ना करें। बिल्कुल। तो एक मतलब बड़े बहुत ज्यादा उनको जुडिशियस नहीं इन्वॉल्व करना। जी, जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। जी सर, मतलब जस्ट लाइक आइस ब्रेकर की आपने एक एग्जांपल लिया, उसको डिस्कस किया, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं, वरना पूरा हाँ। बाहुबली वहीं पर प्ले हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। बहुत सही सर आपने। सर बातें मेरे पास बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। तो जी, उम्मीद है एक एक मुलाकात और रखी जाए और आपसे बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएं। बहुत सारे ज शंकाएं जो हैं वो और सॉल्व की जाएं और एक कविताएं आपकी जरूर सुनी जाएं। बहुत इंटरेस्टिंग आपकी 4 लाइनों में सर सच में पता लग गया। वो कहते हैं ना कि चावल का एक दाना देखते हैं तो पता लग जाता है कि क्वालिटी क्या है। तो चलो रचनाएं तो धन्यवाद। आपकी सर सुनी जाएंगी। जी, और अब मुझे लगता है हम टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जी, बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत आपने वक़्त दिया और हर सवाल को बहुत ही अच्छी तरह से आपने समाधान दिया उसका, एक्सप्लेन किया। फिर से आपका पुनः आभार करना चाहूँगी, आपने हमें वक़्त दिया और मेरी तरफ थैंक से, इस ग्रुप के फाउंडर अनिल कुमार त्रिपाठी जी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक थैंक यू यू सो सभी मच सर। दर्शकों को भी धन्यवाद, आपको भी। नमस्कार सर।